नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक स्थिर नीति का आश्वासन दिया। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री ने व्यापार, निवेश और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। भारत संयुक्त अरब अमीरात ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग के लिए एक समझौता किया। रूसी वायुसेना ने मॉस्को सहित 9 क्षेत्रों में 144 यूक्रेन मानव रहित हवाई वाहनों को नष्ट किया। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल युग का आधार है और वो दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर उद्योग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी आधार होगा। श्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया से एक दिन पहले आज नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर एक्सक्लूसिव राउंड टेबल की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दिग्गजों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार एक स्थायी नीति व्यवस्था का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के फोकस के साथ हर कदम पर उद्योग को सहयोग देना जारी रखेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समस्याओं का स्थानीय समाधान ढूंढने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान परिषद अनुसंधान फाउंडेशन की पहली शासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट। बैठक में प्रधानमंत्री ने उन बाधाओं की पहचान करने को कहा जो अनुसंधान इकोसिस्टम की राह में बाधा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाएं और शोध को वर्तमान समस्याओं के नए समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संस्थानों के उन्नयन और मानकीकरण का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने अनुसंधान और विकास की प्रगति की निगरानी करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की एक सूची विकसित करने और एक डैशबोर्ड विकसित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान और नवाचार के लिए संसाधनों के उपयोग की वैज्ञानिक निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री ने व्यापार, निवेश और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने आज बर्लिन में जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना वेरवॉक से वार्ता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा सहित नई और उभरती प्रौद्योगिकियां भारत जर्मनी सहयोग के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं। विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते और अन्य समझौतों पर तेजी से आगे बढ़ने की आशा व्यक्त की। इससे पहले बर्लिन में एक सम्मेलन में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच अधिक रक्षा सहयोग का आह्वान किया और जर्मनी से निर्यात नियंत्रण में ढील देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विशेषकर भारत का निजी क्षेत्र अब रक्षा क्षेत्र में विस्तार कर रहा है, तब रक्षा सहयोग पर अधिक विचार किया जाना चाहिए। भारत और संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुंबई यात्रा के अवसर पर व्यापार संबंधी 2 परिणामों पर सहमत हुए हैं। इनमें भारत संयुक्त अरब अमीरात वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर वीटीसी और मैत्री इंटरफेस पर काम शुरू करना शामिल है। ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत है। दूसरा परिणाम महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक सहयोग के लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी इंडिया लिमिटेड के संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन से संबंधित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की साइबर अपराध से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना है। नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी से वृद्धि हो रही है और 2030 तक इसकी वार्षिक बिक्री 1 करोड़ हो जाएगी। इससे 5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। श्री गडकरी ने कहा कि 400 स्टार्टअप्स ने 2 पहिया वाहनों का विनिर्माण शुरू किया है। Today, about 30 lakhs EVs registered in India. 23-24, 45% increase of sales. EV two-wheelers, 56% of total EV sales. India's EV market is expected to grow to 1 crore annual sales by 2030 and create 5 crore jobs. इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि सस्टेनेबिलिटी अब विकल्प नहीं बल्कि धरती के कल्याण के लिए आवश्यक है। हरित इस्पात रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस्पात जैसे क्षेत्र का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसलिए सस्टेनेबिलिटी के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए अब तक कुल 88 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 40, आम आदमी पार्टी ने 20 और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में जननायक जनता पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा नामांकन दाखिल करने के साथ ही प्रचार तेज हो गया है। अब तक कुल 227 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, डॉक्टर कमल गुप्ता और सुभाष सुधा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किया। साथ ही जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने डबवाली से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। इस बीच सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक डीके बोरा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान घुसपैठ और गड़बड़ी रोकने के लिए सीमा पर व्यापक उपाय किए गए हैं। श्री बोरा ने डोडा जिले में कहा कि सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और बल पुलिस सहित सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय से काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मतदाताओं के लिए आज पोस्टल बैलेट मतदान का आयोजन किया गया। मतदान के पहले दिन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में भारी मतदान हुआ। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले हाई प्रोफाइल मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी मामले में लाओस स्थित लोंगशेंग कंपनी के सीईओ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अभिकरण ने सुदर्शन दराड़े को मुंबई में इस साल जून में गिरफ्तार किया था। आरोप पत्र में उसे मुख्य अपराधी के रूप में नामित किया गया है।
भारत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पर उनकी टिप्पणी की आलोचना की है। नई दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान बचाने का दावा करने वाले श्री गांधी ने कहा है कि जब जरूरत होगी तो उनकी पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। श्री प्रसाद ने कहा कि श्री गांधी की टिप्पणी में आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह झलकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज नकद पुरस्कारों की घोषणा की। नई दिल्ली में खेल मंत्री ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्री मांडविया ने कहा कि पिछले दशक में देश के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। इस पैरालंपिक्स में हमारी सफलता दिखाती है कि देश स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 19 मेडल लेके आए और इस बार 29 मेडल लेके आए हैं। मैं को शुभकामनाएं देता हूं। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इस उपलब्धि का श्रेय सरकार को दिया। कोशिश यही रहती है कि अपना बेस्ट दें, जो पिछला कल था उससे बेहतर करें आज के टाइम में। बस यही है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का भी कि इतना अच्छा सहारा दिया उन्होंने और उनकी वजह से ही आई थिंक ये मेडल है हमारे पास। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह ने कहा कि सभी में अनोखी प्रतिभा होती है। पूरे देश के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर हम इस तरीके से पैरालंपिक्स में जाके देश के लिए मेडल जीत सकते हैं तो निश्चित तौर पर आम व्यक्ति भी, जो व्यक्ति निजी जिंदगी से थक हार जाते हैं, तो उनके लिए यही संदेश है कि आप में एक स्पेशल टैलेंट होगा, आप भी जरूर उस टैलेंट का यूज कीजिए और आप जिंदगी में तरक्की हासिल कर सकते। इससे पहले इन खिलाड़ियों की आज स्वदेश वापसी पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। श्री सिंह पटना में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 3 दिन के राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को हासिल करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के विभिन्न आयामों पर देश भर से आए प्रतिनिधि अपने विचार साझा करेंगे। कार्यशाला में भाग लेने आए प्रतिनिधियों ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि यह आयोजन एक दूसरे से सीखने का एक अच्छा मंच है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य की भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। रांची में पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की 6 परिवर्तन यात्राओं के दौरान हेमंत सोरेन सरकार का पर्दाफाश किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नौसेना सिविलियन प्रवेश परीक्षा अप्रत्याशित तकनीक और प्रशासनिक कारणों के कारण रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा आज शुरू होने वाली थी। नौसेना ने कहा है कि ग्रुप B, NG और ग्रुप C पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जानी थी। परीक्षा की तारीख फिर से निर्धारित की जाएगी। मौसम विभाग ने आज और कल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 7 दिन के दौरान इस क्षेत्र में बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि 14 से 16 सितंबर के बीच छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक स्थिर नीति का आश्वासन दिया। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री ने व्यापार, निवेश और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। भारत संयुक्त अरब अमीरात ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग के लिए एक समझौता किया। रूसी सेना ने मॉस्को सहित 9 क्षेत्रों में 144 यूक्रेन मानव रहित हवाई वाहनों को नष्ट किया। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।